नीट फिजिक्स नाम सुनते ही डर लगता है ना। फॉर्मूला याद तो होता है पर क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन समझ आ जाता है तो कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो जाती है। और अब तो टाइम भी इतना कम बचा है कि पूरी फिजिक्स रटी नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है, यस यू हर्ड मी राइट, एनटीए हर साल पूरे सिलेबस से सवाल नहीं पूछता। वो स्पेसिफिक हाई यील्ड टॉपिक्स को, पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। ये उन 34 हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट है जिससे एनटीए हर साल एक सवाल तो पूछता ही पूछता है। अगर आपका स्कोर अब भी फिजिक्स में 0 या 40 to 50 पर अटका है तो ये क्लास आपको डायरेक्टली 120 प्लस शॉर्ट मार्क्स की गारंटी देती है। बाकी सब डर के मारे फिजिक्स छोड़ रहे हैं, पर आप यहाँ बैठकर अपनी सीट पक्की करोगे। अपनी पेन और नोटबुक निकालो एंड लेट्स फ्लैश राइट इनटू इट। हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम माय क्वेश्चन बुकलेट्स ऑन द 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच विल गिव यू 120 शॉर्ट मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। We will first be doing some theory related to the topic in very short, in 1 or 1.5 minutes, and then we'll be moving on to the questions. So the first topic is propagation of errors. सबसे पहले propagation of errors की थोड़ी सी theory देख लेते हैं। पहला पॉइंट है errors are always added। कोई भी एक गलती करोगे इसके बाद दूसरी गलती करोगे तो दूसरी गलती पहली वाली को कैंसिल आउट नहीं कर लेगी, बल्कि आपकी दो गलतियां हो जाएंगी, तो they are always added। अगर z is equals to a plus minus of b तो डेल्टा z यानी कि एरर कितना आएगा, कितना एरर a में है प्लस कितना एरर b में है। इफ z इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई सी तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर नहीं लेंगे, देन हम रिलेटिव एरर्स लेंगे। तो रिलेटिव एरर इन डेल्टा z इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a इज इक्वल्स टू प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c। ठीक है, सेम को हम परसेंटेज में अगर लेना है तो पूरे को परसेंटेज से यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो क्या आ जाएगा मेरा परसेंटेज एरर। इफ z इज इक्वल्स टू a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल्स टू a टाइम्स, यानी कि ये वाली जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी a टाइम्स द परसेंटेज एरर इन a प्लस b टाइम्स द परसेंटेज एरर इन b प्लस c टाइम्स द परसेंटेज एरर इन c। हमेशा पावर क्या हो जाएगी, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज दिस मच, इट इज स्ट्रेच टू दिस मच, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन द वायर विद एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले तो मुझे अगर इसका इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए विच इज गोइंग टू बी 155.3 माइनस 153.7। ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा इसका 1.6 सेंटीमीटर जब मैं इसको माइनस करूंगी, जो कि मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिख रहा है। प्लस मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वैल्यूज यहाँ पे देख लो, अगर कोई भी वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही है तो उसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एरर इन ए प्लस एरर इन बी विच इज 0.6 प्लस 0.2। ऑप्शन नंबर 3 एंड सी दोनों सेम है तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन है मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द प्रिसिजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, प्रिसिजन बोलते हैं। प्रिसिजन बोलो हो, देखो क्या होता है कि अगर मैं एक सेंटीमीटर स्केल से कोई भी चीज़ को नाप रही हूँ तो इसमें सबसे छोटा पॉइंट क्या है, 0.1 का, 0.1 सेंटीमीटर का, तो मेरी गलती कितनी हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, हो सकता है 0.2 और 0.3 के बीच में आ रहा हो 0.25 हो, लेकिन मैं या तो पॉइंट लूंगी या तो 0.3 लूंगी, तो मेरा एरर कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये प्रिसिजन वैल्यूज क्या है इसकी, एरर्स, कितना एरर हो सकता है। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास 2.5 प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड और बी की है 0.10 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ ए भी मुझे बतानी है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुझे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए जो कि हो गई 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 जो कि हो जाएगा 0.25। मुझे चारों ऑप्शंस में दिख रहा है सेम। अब मुझे इसका एरर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो एरर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाइड बाय बी है तो एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एरर इन ए में एरर कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस बी में कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 0.3। तो डेल्टा ए बी बाई ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी 0.1।
तो टोटल आ जाएगा 0.3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो डेल्टा ए बी कितना आ रहा है मेरा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी की वैल्यू क्या है 2.5, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0.75, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड टू बी इतना सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स सरफेस एरिया विद एब्सोल्यूट एरर लिमिट्स। सबसे पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है 4πr²। तो सबसे पहले मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूंगी सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 55.4, जो कि मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। लेकिन हम इसको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका आंसर नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एरर लिमिट्स भी निकालेंगे। अब देखो एरर लिमिट्स कैसे निकलता है, दूसरे पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होगा चेंज इन द मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे हम। तो डेल्टा एस ए सरफेस एरिया डिवाइड बाय सरफेस एरिया, ये देखो आर की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, रेडियस का कितना है 0.5 एरर डिवाइड बाय 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ए बाय एस ए सरफेस एरिया। अगर आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.25 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैं इसको ले सकती हूँ 0.5 ले लो। थोड़ा सा 0.5 से छोटा आना चाहिए, यानी कि 55.4 डिवाइड बाय 2 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, विच इज गोइंग टू बी 26.4। अगर इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे ना तो इस पर अप्रॉक्स दे लो और एग्जैक्टली आएगा 0.476। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 55.4 से, तो क्या वैल्यू आ रही है मेरी 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेशन x की पावर a क्यूब b स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ c इंटू डी। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x इफ a b c d आर मेजर्ड रिस्पेक्टिवली विद एन एरर ऑफ 1%, 3%, 4% एंड 2%। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा कि परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल्स टू a टाइम्स द परसेंटेज एरर इन a प्लस b टाइम्स द परसेंटेज एरर इन b प्लस c टाइम्स द परसेंटेज एरर इन c। तो क्या हो जाएगा देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या गिवन है x इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ c इंटू डी। तो परसेंटेज एरर इन x मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इज इक्वल्स टू परसेंटेज 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन b प्लस हाफ, क्योंकि c अंडर रूट c को मैं क्या लिख सकती हूँ c की पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आई परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस 1 टाइम द परसेंटेज एरर ऑफ d। क्या गिवन है मेरे को वैल्यू 1, 3, 4 एंड 2। वैल्यूज पुट करो 1, 3, 4 एंड 2। तो मेरी वैल्यूज आ गई 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 विच इज 13%। बट वी हैव मेड अ मिस्टेक, इफ यू सी हियर इसका पूरा अंडर रूट है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 विच इज गोइंग टू बी 12%, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। So this is the solution for question number 4 and this is for question number 3. Last question is an object covers 16.04 16 plus minus 0.4 meter distance in 4 plus minus 0.2 second. Find out its speed. So देखो सबसे पहले speed का formula क्या होता है, speed is equals to distance upon time। तो इसकी absolute value निकाल लो which is going to be 16 divided by 4 is equals to 4, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सिर्फ। बट हम इसकी एब्सोल्यूट एरर हाँ एरर भी इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरर कितना है, इट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.3 मीटर पर सेकेंड। एंड विद दिस वी हैव completed our first topic. Let's move on to the second one, which is dimensional analysis. Dimensional analysis की थियरी में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है। पहला पॉइंट है LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डिमेंशंस होंगे वही डिमेंशंस राइट हैंड साइड के होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फोर्स का आपको डिमेंशन आना चाहिए विच इज MLT -2। M क्या है, मास, नीचे लिख देती हूँ ना,
m क्या है मास, l क्या है लेंथ और t क्या है टाइम। दैट्स इट, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है मेरे पास डिमेंशनल वेरिएबल, ऐसी कोई क्वांटिटी जो डिमेंशन भी है जिसके पास और वो वेरिएबल भी रहती है। अभी मैंने आपको फोर्स के डिमेंशंस बताए थे विच इज़ mlt -2 और फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है इसलिए इट इज़ अ वेरिएबल। सेकेंड आओ डिमेंशनलेस वेरिएबल। डिमेंशनलेस वो क्वांटिटी होती है जिसके कोई भी डिमेंशंस नहीं होते विच इज़ गोइंग टू बी एंगल, क्योंकि एंगल क्या होता है लेंथ बाय लेंथ। ये अगर मेरा कोई एंगल है तो मैं एंगल क्या बोलती हूँ दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया तो 1 आ गया, यानी कि इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी एंगल। 1 का बी एक ही ऑप्शन में मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। बट डिमेंशनल कांस्टेंट कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका डिमेंशन भी हो और कोई कांस्टेंट भी हो, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और डिमेंशनलेस कांस्टेंट पाई होता है, पाई की वैल्यू फिक्स है विच इज 3.14 और 22 डिवाइडेड बाई 7। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। डिमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। प्लैंक्स कांस्टेंट की डिमेंशन हम निकालेंगे E इज इक्वल्स टू एच म्यू से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 E इज इक्वल्स टू एच म्यू मेरा फॉर्मूला है। म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और एनर्जी क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क से निकालो तो फोर्स के मैंने आपको बताया था, आपको याद होने चाहिए mlt -2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू h इंटू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो h के डिमेंशंस क्या आ गए mlt -2 ml2t -2 multiplied by time which is going to be ml2t -1, making option number ml2t -1 1 as the correct answer. Third question है centripetal force F depends on a body of mass m moving with uniform velocity v and in a circle of radius r m, v and r. Derive the formula for the centripetal force using theory of dimensions. Theory of dimensions में मैंने आपको बताया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो मेरे पास फोर्स है वो डिपेंड कर रहे हैं M पे कैसे पता नहीं, V पे कैसे पता नहीं और R पे कैसे पता नहीं। लेकिन फोर्स का डिमेंशन होता है ML, डिमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t -2 इज इक्वल्स टू M। मास है ना तो मास लिखो, मास की पावर a। V क्या होता है वेलोसिटी बताइए ना मुझे, तो वेलोसिटी क्या होता है LT -1 लेंथ अपॉन टाइम ही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर b, और r क्या है रेडियस यानी कि लेंथ की पावर c। तो अब देखो mlt -2 इज इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b यहाँ पे, l की पावर b प्लस l की पावर c, b प्लस c और t की पावर -b। इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b प्लस c की वैल्यू भी 1 है और -b की वैल्यू है -2। तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आ जाओ देख लो, मीटिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m d² x by dt स्क्वायर वेयर m इज डिस्प्लेसमेंट एंड m इज मास एंड x इज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो m का डिमेंशन क्या हो जाएगा m का डिमेंशन हो गया m। ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, वेलोसिटी क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। तो इसका क्या आ गया LT -2। तो mlt -2 मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू f बाई वी स्क्वायर साइन ऑफ BT। f क्या है फोर्स, v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम, देन द डिमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा आर। तो देखो मेरे पास इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी। तो सबसे पहले ये देखो
कि साइन हमेशा किसी नंबर का होता है, और अगर ये एक नंबर है तो ये डिमेंशनलेस है। डिमेंशनलेस है तो बी टी डिमेंशनलेस है, यानी कि 1 ले लो, तो b इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। टी क्या है? टाइम पीरियड। तो b के डिमेंशंस आ गए मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई टी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टी की पावर -1। देखते हैं इससे हमारा आंसर आ रहा है टी की पावर -1। ऑप्शन नंबर ए में भी है और बी में भी है। अब हमें अल्फ़ा के भी निकालने पड़ेंगे, तो अल्फ़ा के डिमेंशंस हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाली क्वांटिटी मेरी डिमेंशनलेस हो गई, क्योंकि मैंने बताया ये एक नंबर होता है, इसलिए डिमेंशनलेस हो गई। तो अल्फ़ा हो गया f डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। f क्या होता है? mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय v क्या होता है? lt माइनस 1। अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि पावर 2। तो mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय l2t माइनस 2 क्या हो जाएगा? ml माइनस 1। ml माइनस 1 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। इसकी थ्योरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ ट्रैवल्ड, स्केलर है और हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर है तो और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। स्टार पॉइंट ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम ऐसे 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 चल के गए, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये तुम्हारा वेक्टर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। इक्वल हो सकता है तुम सीधे 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 फाइनल पॉइंट तक चले हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि तुम यहाँ से लेके यहाँ तक गए हो और तुम्हारा डिस्टेंस जीरो है या कुछ कम है। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, is it visible? Yes. A particle moves on a circular path of radius r. It completes one revolution in 40 seconds. Calculate distance and displacement in 2 minute 20 seconds. 2 minute 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड्स हो गए। 40 सेकेंड में एक कंप्लीट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 40 कर दो तो कितना हो गया? 3.5, 3 and 1/2 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एक बार में कितना? ये पूरा सर्कल है आर के रेडियस का, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ये पूरा सर्कुलर एरिया विच इज़ इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 2πr। तो 3 टाइम्स में कितना कवर किया? 6πr प्लस आधा और किया ना, 20 सेकंड में आधा रेवोल्यूशन और किया, तो 7πr। कौन से में दिख रहा है मुझे? फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, फर्स्ट एंड फोर्थ में 7πr मेरा वैल्यू है डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, उसके बाद आधा और किया, तो यहाँ पे मेरा फाइनल पॉइंट होगा। सो दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एक लाइन खींचो, कितना हो गया? 2r, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन मूव्स 4 मीटर अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन, 3 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन, एंड आफ्टर दैट he climbs up a pole of 12 मीटर। Find the distance covered by him and his displacement। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। दिस इज N, E, W एंड S। तो कैसे ट्रैवल किया? 4 मीटर ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ, और इसके बाद में दूसरे ऊपर की डायरेक्शन में, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकली मूव किया कितना? 12 मीटर, जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी हूँ। ये ऊपर की तरफ है, बट दिस इज नॉट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट इन द नॉर्थ, ये ऊपर की डायरेक्शन है। 3D डायग्राम समझ लो। तो मेरा डिस्टेंस सबसे पहले कितना हुआ? 4 + 3 + 12 विच इज इक्वल्स टू 19 मीटर। इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगी? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। फ्रॉम हियर आई हैव टू गो टिल हियर। 3D पाइथागोरस लगाएंगे, विच इज √of 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। मेकिंग ऑप्शन नंबर C एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 20 मीटर ड्यू
साउथ टू रीच अ कैफे फ्रॉम हिज होम। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 50 + 40 + 20 विच इज़ 110 मीटर, ठीक है, जो 3 जगह गिवन है। अगेन हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे हम, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। 50 मीटर नॉर्थ गया, देन 40 मीटर ईस्ट गया, दिस इज 50, दिस इज 40, और साउथ में कितना गया 20 मीटर, सो दिस इज 20। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट विच इज दिस वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से माइनस कर दो, तो ये आ गया 30 और यहाँ आ गया 40, तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में और डी में दिख रहा है। नाउ दिस इज 50, ये वाला कितना है 50 एंड दिस इज 30। अब डायरेक्शन मुझे बताना है, तो ईस्ट के रिस्पेक्ट में मुझे डायरेक्शन बतानी है, तो 5 और 3 के बीच का डायरेक्शन होता है 53 डिग्रीज। ये वाला कितना हो गया 53, तो ये वाला कितना हो जाएगा 37, तो 37 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करो, तो ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ, दैट इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 as the correct answer. Now the next question is, air distance between Kota and Jaipur is itna and road distance is itna. एक deluxe bus which moves from Jaipur to Kota takes 8 hours while an aeroplane reaches in just 15 minutes. Find तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए ये डिस्टेंस छोटा है तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। फॉर द बस, सबसे पहले मुझे बस की एवरेज स्पीड निकाली है। एवरेज स्पीड क्या हो गई, 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में, 8 आवर्स में। वो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 32.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि मुझे ये वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सब जगह दिख रहा है। सेकंड देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बस इन किलोमीटर आवर्स, तो वेलोसिटी में हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है 260 किलोमीटर का 8 आवर्स में, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 32.5 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब अगर मैं एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन को कैलकुलेट करूँगी, तो स्पीड भी, इसका डिस्टेंस और टाइम सेम है, क्योंकि एयर डिस्टेंस इज़ 260 मीटर्स और यही डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये एक तो सेम आएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है सिर्फ, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 260 डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स, यानी कि 1/0.25 आवर्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1040 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 वॉज एन अमेजिंग क्वेश्चन, इसमें आपका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves in a straight line in such a way that it covers first half distance with speed itna and next half distance in 2 equal times interval with speed itna and speed itna respectively. Find the average speed. इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। D का डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट D का डिस्टेंस को इसने 2 टाइम में डिवाइड किया और पहला कवर किया विथ 4.5 एंड 7.5, ठीक है, 4.5 एंड 7.5। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगी, तो मेरे D का डिस्टेंस, इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू D का डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, तो मैं टाइम को लिख सकती हूँ डिस्टेंस। देखो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आ गया D का डिस्टेंस ट्रैवल D/2 का डिस्टेंस ट्रैवल किया 4.5 से, प्लस D/2 का डिस्टेंस ट्रैवल किया 7.5 मीटर पर सेकेंड से। इसका अगर हम टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं अगेन इस पूरी जर्नी के लिए इसको स्टडी करूँगी, तो 2D एवरेज स्पीड आ जाएगी, 2D का टाइम, 2D का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टाइम लगा है D डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड प्लस D डिवाइडेड बाय 6 मीटर, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। D से D कैंसिल, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग ऑप्शन नंबर C as the correct answer. The question says length of a minute hand is this much. Find the average velocity of the tip of the minute hand between this much time and this much time. चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करो और इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके लिए एक हिंट भी आई एम गोइंग टू गिव यू कि इसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा और सिर्फ टाइम चेंज होगा। तुम इसका आंसर फटाफट जा करके कमेंट करो जब तक हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic is momentum and force. Momentum is equals to mass into velocity. Momentum की डायरेक्शन velocity की डायरेक्शन में ही होगी। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, जिसको कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो P की जगह मैं अगर एम वी लिख देती हूँ तो ये हो जाता है डी एम वी डिवाइडेड बाई डी टी। इसमें अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? मास बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वो इक्वेशन आती है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हम बचपन से रखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी टी। ये हम रॉकेट प्रपल्शन वाले फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं। इसमें एक और मेन कॉन्सेप्ट है, अगर मेरा फोर्स जीरो है यानी कि ये जीरो है तो डी पी बाई डी टी भी जीरो हो गया। डी पी बाई डी टी जीरो हो गया यानी कि मोमेंटम का चेंज जीरो है, यानी कि मोमेंटम चेंजेस ओनली व्हेन एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड। अगर फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, तो मैं इस केस में क्या लिख सकती हूँ? एम वन वी वन इज इक्वल्स टू, या फिर एम इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू एम फाइनल वी फाइनल। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल है, एक मैन फायर कर रहा है बुलेट ऑफ मास इतना एट अ स्पीड ऑफ इतना, द गन इज ऑफ मास इतना इतना, व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड्स। देखो इसमें क्या हो रहा है? फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू। इनिशियली गन रेस्ट पे है तो गन की वजह से कोई भी मोमेंटम नहीं है। मास बुलेट्स भी रेस्ट पे हैं तो बुलेट्स की वजह से भी कोई मोमेंटम नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये मेरी गन है, इससे ये बुलेट आगे जा रही है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट कर रही है। अब जो गन है मेरी, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा टू कंजर्व इट, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए। तो जितना आगे की डायरेक्शन में आया है उतना ही पीछे की डायरेक्शन में आएगा। सो हाउ कैन आई राइट दिस कि 200 ग्राम की बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पॉजिटिव वी का डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड का। इसकी वजह से जितना मोमेंटम आया है इज इक्वल्स टू गन का मास कितना है? 1 kg, तो इसको 1000 ग्राम लिख लेती हूँ मैं। और यहाँ से मेरी आ जाएगी वी की वैल्यू विच इज़ नॉट इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये जाएगा 1 वी इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 5। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से भी वी की वैल्यू वैसे तो 1 ही आ रही थी, तो इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक शेल है ऑफ मास 5m, एक्टेड अपॉन नो एक्सटर्नल फोर्स एंड इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इनिशियली अगर उसका मोमेंटम जीरो था, इनिशियली उसका क्या है? मोमेंटम जीरो है, तो उसका फाइनल भी जीरो ही होगा। ये तो हमने इंटरप्रेट किया है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बर्स्ट इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस m, 2m and 2m respectively. The first two fragments move in opposite direction with the velocity of magnitudes 2v and v. The third fragment will. देखो एक मेरे पास मास है, ठीक है, 5m का, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है? 0। अब क्या हो रहा है? इसके 3 पीसेस हो जा रहे हैं, एक है m का, एक है 2m का, और ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, रुको, एक है m का, एक है 2m का, एक और है 2m का। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, m वाला मास जा रहा है 2v की वेलोसिटी से, 2v से, और ये जा रहा है v से, यानी कि यहाँ पे आ गया 2mv का मोमेंटम और इस डायरेक्शन में भी आ गया 2mv का मोमेंटम। तो जो तीसरा है ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अब अगर ये भी कुछ, ये अगर मूव कर गया तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। लेकिन दैट कैन नॉट बी अ केस, तो क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट विल बी एट रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज दिस मच इफ 10 to the power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक पर सेकेंड अ फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया इतना at an angle of इतना to the normal, it rebounds elastically with the speed of this much, then the pressure on the wall is. Now see, मुझे प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया मुझे गिवन है विच इज़ 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं 2 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर भी लिख सकती हैं। अब मुझे सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालूंगी। तो सी दिस, ये मेरी वॉल है, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। मेरे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज से, नॉर्मल से 45 डिग्रीज। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v।
एंड रिबाउंड इलास्टिकली, यानी कि सेम डायरेक्शन में वापस भी चला जाएगा। तो ये जाएगा V से, ये जाएगा 45 डिग्री। अब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगी, तो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे बनेंगे। ये वाला डायरेक्शन इसका बनेगा, जिसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आती हूँ, विच इज़ V cos ऑफ 45 डिग्री। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, विच इज़ गोइंग टू बी V sin ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली इसके भी कंपोनेंट्स बना देते हैं। ये आ गया V sin ऑफ 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में आ गया V cos ऑफ 45 डिग्री। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, इसीलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ। तो देखो, पहले भी इस डायरेक्शन में V sin ऑफ 45 था, बाद में भी इस डायरेक्शन में V sin ऑफ 45 है, तो यहाँ पे तो क्या चेंज 0 है, तो x एक्सिस में चेंज 0 है। सो चेंज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो चेंज इन मोमेंटम इन द x डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। अब बात करते हैं हम, सॉरी, y डायरेक्शन, इसको सही कर लो, y डायरेक्शन आएगा। y डायरेक्शन में 0 है, तो x डायरेक्शन का देख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय v साइन ऑफ v cos ऑफ 45 डिग्री माइनस m, और ये क्या डायरेक्शन है, नेगेटिव की साइड में है, तो क्या हो जाएगा माइनस b cos ऑफ 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2m v cos ऑफ 45 डिग्री। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ये है एक मॉलिक्यूल की वजह से, अलग कलर से लिख लेते हैं, ये है एक मॉलिक्यूल की वजह से। तो फोर्स क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स की वजह से 2 इंटू m कितना है, वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27, 3.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। v cos 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 3 cos 45 हो गया 1/√2। इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0.47 न्यूटन। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आएगा 0.47 न्यूटन। इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम। हर ऑल्टरनेट साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। ऑल्टरनेट क्या मतलब, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एक बॉल आ रही है, इतने एंगल पे जा रही है, तो मोमेंटम चेंज कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा। अगर मुझे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया जाएगा कि, या फिर मुझे फोर्स और मोमेंटम दे करके यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा जाएगा। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two forces of 5 Newton each are acting along x and y axes, then the magnitude and direction of resultant is। तो देखो, एक फोर्स लग रहा है x की डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है y की डायरेक्शन में। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसा करेंगे, पैरेलली मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो मेरा रिजल्टेंट कैसे आएगा, देखो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। दिस इज 5 का मैग्नीट्यूड, दिस इज 5 का मैग्नीट्यूड, दिस इज गोइंग टू बी 5√2। निकाल लो रिजल्टेंट का स्क्वायर। वैसे ये कुछ वैल्यूज है तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि 90 डिग्री पे है तो √2 टाइम्स ऑफ f आता है, या कुछ भी। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 5√2। देखो ना, मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस विच इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा 1 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, जिसको मैं अगर पाई के टर्म्स में लिखूँ तो 180 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 4, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, one double then the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. The angle between the two forces is। This question is a homework for you all. कुछ थोड़ा थोड़ा खुद से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। इसका आंसर 120 डिग्री आएगा। tan अल्फा की वैल्यू से इसका सॉल्व करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन and the resultant is perpendicular to the smaller force. The magnitude of the resultant is 12. Then the magnitudes of the forces is।
इसकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। मुझे गिवन है ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड लिखना है ना, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 18। रिजल्टेंट कितना है 12, तो मैं इसका ऐसे लिखूंगी, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर विच इज़ 144 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसमें मैं b को स्मॉलर फोर्स एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे गिवन है कि स्मॉलर फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू दी रिजल्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगी, tan 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू b साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज tan 90 इज इक्वल्स टू 0। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -a/b। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a 2a स्क्वायर। तो ये आ गया 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, नहीं हाँ, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू b माइनस a b प्लस a। तो a प्लस b की वैल्यू क्या थी मेरे पास 18, ठीक है, तो इसको 144 इज इक्वल्स टू b माइनस a क्या आ जाएगा 8। हेड एंड ट्रायल से चल लो फटाफट, तो क्या आ जाएगा 30। ये देखो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, 16 माइनस 2 हो जाएगा 14, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको सॉल्विंग इसकी लेंदी होती है बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सिर्फ। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ना tan अल्फा की ऐसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। The next topic is kinematic equations. There are three kinematic equations. The first one is v is equals to u plus at. Second is s is equals to ut plus half at square. And the third one is v square minus u square is equals to 2as. v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, जिसमें अगर एक m मास की बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है with a constant acceleration, तो जो डिस्टेंस वो फर्स्ट सेकंड में कवर करेगी, सेकंड सेकंड में कवर करेगी और थर्ड सेकंड में कवर करेगी विल बी इन द रेशियो ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 cars start off a race with velocities 2 meter and 4 meter per second and acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. What is the length of the path if they reach the final point at same time? सबसे पहले हम इसकी गिवन वैल्यूज को लिखना शुरू करेंगे। तो मेरे पास u1 है, कितना है 2, u2 है 4, a1 है और a2 2 और ये है 1। अब मुझे लेंथ बतानी है और टाइम सेम है दोनों का। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है जो एस टी और एस यू टी और ए को एक साथ लेकर आती है विच इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों के लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं। पहले वाले के लिए है एस इज इक्वल्स टू एस सेम है, क्योंकि किसी भी रेस में फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम ही होता है। तो यू हो गया मेरे पास 2 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर। और एस सेकेंड वाली कार के लिए हो गया S2 लिख लो, S1 लिख लो, सेम ही है वैसे, बट इट इज़ गोइंग टू बी 4t प्लस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2t प्लस हाफ नहीं, ये इससे ये कट जाएगा, प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड्स। किसी भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू को 4 रख के s की वैल्यू निकाल लो। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखती हूँ, तो s आ जाएगा u कितना है 2 इंटू 4 प्लस हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 8 प्लस 16 24 मीटर, मेकिंग ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट एस डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं इसका एस डिस्टेंस निकालूंगी। एस डिस्टेंस को ए और यू के टर्म्स में लिखने का मेरे पास एक ही इक्वेशन है, विच इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 0 हो गया। एस की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 2s/a। ये पूरा अंडर रूट में आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में। एस की वैल्यू तो ऐसी है, मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी की वैल्यू हमने निकाल दी थी 2s/a, विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ as/2। अंडर रूट ऑफ as/2 मेकिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ट्रेन है ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी एट 20 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द पोल on the platform when the train is at a distance of 2 kilometers from the pole. Brakes are applied, which produces a uniform retardation. At that instant, the bird flies towards the train at 60 kilometers per hour. After touching the train, continues repeating the journey till the train stops. Calculate the distance covered by the bird before the train stops. तो देखो मुझे इसमें ना एक्सेलरेशन टाइम चाहिए, टाइम पीरियड। पर टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगी। v² - u² इज इक्वल्स टू 2s। v² 0 है ना। u² की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 20 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5/18। या फिर इसको कन्वर्ट नहीं करती, क्योंकि सब कुछ ही किलोमीटर में गिवन है ना, तो मैं इसको 20 किलोमीटर ही लिख देते हैं। 20 लिख देंगे। ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और एस की वैल्यू है मेरे पास 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर्स ये 20 किलोमीटर। इसको सॉल्व करो। ए की वैल्यू आएगी 400, 20 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 4, तो ये आ जाएगा 100। अब मुझे ऑब्वियसली पता है कि नेगेटिव है क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया नेगेटिव का 100। तो अब मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकती हूँ। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। u इज इक्वल्स टू 80। नेगेटिव को अगर मैं नहीं रखती हूँ अभी के लिए, तो मेरे पास u की वैल्यू क्या? u की वैल्यू गिवन है 20, गिवन है 100, तो t क्या आ जाएगा? 1/5, ठीक है। सोफिस्टिकली हम इसको रख देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है कि बर्ड इतनी किलोमीटर पर आवर से फ्लाई करना स्टार्ट करती है और इसको कंटिन्यू करती है, तो कितनी देर के लिए ट्रैवल किया है? 1/5 आवर के लिए। तो 60 s इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर पर आवर से इसने फ्लाई किया है मल्टीप्लाइड बाई कितने घंटे के लिए, विट इज़ 1/5। तो ये कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। मेकिंग ऑप्शन नंबर बी हैज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे with a speed this much is brought to halt within a distance of 200 मीटर. What is the retardation of a car and how long does it take for the car to stop? तो सबसे पहले मैं अगर इसका रिटार्डेशन निकालती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग अभी की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो इस सिचुएशन को ना एक बार ड्रॉ करके देखो। एक कार है मेरे पास, ये मूव कर रही है 126 किलोमीटर पर आवर से आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 200 मीटर्स। तो मेरा रिटार्डेशन क्या है, यानी कि नेगेटिव में एक्सेलरेशन क्या है और क्या टाइम कितना लगता है इसको रुकने में। तो सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बस एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास आ गया 30 v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। नहीं, उससे नहीं निकलेगा। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। तो v मेरा है 0, ठीक है। तो माइनस, यानी कि माइनस का 35 × 35 इज इक्वल्स टू 2 × एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 200। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं अगर v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 में डाल देती हूँ,
तो मेरे पास है ये 35, ये आ गया माइनस में 3.06 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो 35 इज इक्वल्स टू 3.06 टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11.4 सेकेंड्स। तो पहला मेरे पास है 3.06 और दूसरा है 11.4, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज अ कार इज मूविंग विथ स्पीड u. Driver of the car sees red light traffic. His reaction time is t. Then find out the distance covered by car after an instant when driver decided to apply brakes. Assume uniform retardation A after applying the brakes. देखो, ये वाला ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली प्यारा क्वेश्चन। ये कार आ रही है, कार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कार बनानी आती है मुझे, जिसको अच्छी आती हो वो अपनी कार खुद बनाए, ठीक है। फनी कार, दिस कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u. यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है इसके अंदर, ये ड्राइवर भैया दिखा देते हैं, वे स्टेयरिंग चला रहे हैं, ठीक है। ये ड्राइवर भैया बैठे हैं, यू की वेलोसिटी से इन्होंने देखा ओ भाई आगे तो रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट आ गई, ठीक है। अमेजिंग क्रिएटिविटी, आई विल शो यू। रेड लाइट आ गई तो इनको गाड़ी रोकनी है, बट इनका रिएक्शन टाइम टी है, यानी कि टी सेकेंड्स तक इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सो इज लाइक कि ब्रेक लगाना, तो जब तक ही इज वन रिएक्टिंग टाइम टी के लिए ये गाड़ी यू की वेलोसिटी से ही चली है, ठीक है। यहाँ पे इनको रियलाइज हुआ, लेकिन इतना टाइम इनको लग गया टी का, उतने में गाड़ी इतना मूव ऑलरेडी कर चुकी थी। उसके बाद इन्होंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो एस की वैल्यू अगर इसको 0 ले लोगे तो यू स्क्वायर बाय 2a आ जाती है। उसके बाद इस गाड़ी ने एस का डिस्टेंस और कवर किया और ये यहाँ जा करके रुक गई, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है विच इज़ दिस मच, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले u की स्पीड से t के टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, जो कि गाड़ी रोकने में टाइम लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ut प्लस यू स्क्वायर बाई 2a टाइम। ऑप्शन नंबर 1 गिविंग यू द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसका रिएक्शन टाइम टी को इग्नोर कर दोगे ना, तो आप डायरेक्टली इसमें तो चलो ठीक है वैल्यूज गिवन है, बट डायरेक्टली वरना आप क्या करोगे कि आप लगा दोगे कि यू स्क्वायर बाई 2a ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। देखो, अगर 6th सेकेंड की बात कर रहे हैं तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू मैंने बोला है कि 0 है, तो s क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं बोल रही हूँ कि s वो डिस्टेंस है, यानी कि 120 मीटर को कवर किया है 6th सेकेंड में, विच इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 7th सेकेंड। देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, तो ये 0 1 के बीच में डिस्टेंस कवर हुआ है वो 1st सेकेंड का, 1 2 3 4 5 6, तो 6th सेकेंड में तो ये हो गया 1st सेकेंड 3rd 4th 5th 6th, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया है 6 सेकेंड्स में माइनस जो डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स में इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 6th सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल्स टू हाफ, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, तो बस ए आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, आई डोंट नो बट मे बी रिकॉर्डिंग का कुछ एरर हुआ है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन। A body starts from rest and travels 120 meter in the 6th second. What is the acceleration? देखो, acceleration, displacement और time को relate करती हुई सिर्फ एक ही equation है मेरे पास, which is s is equals to ut plus half at square, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, तो s क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है कि मुझे t में क्या पुट करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस इन वेरी डिटेल टू यू। अगर मैं 0 से अपना मोशन स्टार्ट करती हूँ तो ये देखो, जीरो टू 1st सेकेंड, सेकेंड 3 4 5 6, तो जो डिस्टेंस मेरा कवर हुआ है 1st सेकेंड में, ठीक है, वो क्या है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। जो 2nd सेकेंड में कवर हुआ है दैट इज जो 2 सेकेंड में मैंने कवर किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो 2 सेकेंड में कवर किया है माइनस जितना मैंने 1 सेकेंड में कवर किया है, वो मेरा डिस्टेंस आएगा।
तो सिमिलरली अगर मुझे 6 सेकंड्स का बताया गया है तो 6 सेकंड्स का वो है जो मैंने 6 सेकंड में कवर किया है माइनस जो मैंने 5 सेकंड्स में कवर किया है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 6th सेकंड। इसको अब मैं कैसे लिखूंगी, तो मेरी टी की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 120, ये आ गया हाफ, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। टी वो डिस्टेंस जो मैंने 6 सेकंड्स में कवर किया है माइनस वो डिस्टेंस जो मैंने 5 सेकंड्स कवर किया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 इज इक्वल्स टू हाफ ए, 36 माइनस 25 11, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 240/11 विच इज इक्वल्स टू 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को। फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये दो बॉक्सेस, दो मासेस ऐसे पड़े हुए हैं। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसको कोई मतलब नहीं है, इट्स वेरी चिल। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ मूव करना चाहूँ या इसको यहाँ मूव करना चाहूँ और इसको अलग करना चाहूँ, उस मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है? फ्रिक्शन आता है रफ सरफेसेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रफ सरफेसेस है, देखो मेरे पास ये एक रफ सरफेसेस है, मेरे पास ये बॉक्स है। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूंगी ना तो इसमें कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग्स बन जाएंगे। ये रफ सरफेसेस है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ मूव करना चाहूंगी तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ लॉकिंग्स है, ये इसको मूव नहीं कराने देंगी। तो ये चीज़ें ही फ्रिक्शन रफ सरफेसेस की वजह से आता है। अगर यही दोनों ऐसी स्ट्रेट होती तो स्लाइड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सीधा सीधा एकदम स्लाइड हो जाता। बट ये इंटरलॉकिंग की वजह से विच इज़ ऑन अ रफ सरफेस, विच इज़ ऑन अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है विच इज़ डिनोटेड बाय म्यू। तो अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना है दैट इज गोइंग टू बी म्यू इनटू एन, ठीक है। 3 तरीके के फ्रिक्शंस होते हैं, लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है ऐसा फ्रिक्शन जो मोशन को चलने से रोकता है। मतलब अगर ये मेरे पास दो बॉडीज है, ये चलना चाह रही हैं बट चल नहीं पाई हैं अभी तक, तो इनको जो रोके हुए फोर्स है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू अपोज द मोशन। अगर ये बॉडीज ऐसे और ऐसे जाना चाह रही हैं तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है ताकि ये रुकी रहे, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन आता है, दोनों चल रही हैं, अब ये चलती जा रही हैं बट कुछ इंटरलॉकिंग्स तो हैं, तो तब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो म्यू एन आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये बॉडी है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 10 न्यूटन का, ये मैं आपको मैक्सिमम की वैल्यू बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ तो यहाँ पे 10 लग सकता है लेकिन 10 लगेगा नहीं। जैसे आप 10 घंटे दिन में पढ़ सकते हो पर आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड है या जितना आपको लोग पुश कर रहे हैं आप उतना ही पढ़ोगे। तो यहाँ से अगर 2 न्यूटन का आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन का ही लगेगा। इसीलिए फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। मैक्सिमम लग सकता है पर पूरा टाइम मैक्सिमम लगता नहीं है। और tan थीटा की वैल्यू, अगर मेरे पास ये इंक्लाइन है, इसकी मुझे थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, थीटा की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसमें म्यू की वैल्यू को मैं क्या ले सकती हूँ? tan ऑफ थीटा। आ जाओ इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। A box of mass 2 kg is placed on the roof of a car. The box would remain stationary till the car attains a maximum acceleration. Coefficient of static friction between the box and the roof of the car is 0.2 and gravitational acceleration की वैल्यू 10 लेनी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है फॉर द बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी? ये मेरी कार है और ये मेरा बॉक्स है जिसका 2 kg का मास है, तो इस पर नॉर्मल कितना लगेगा? नीचे लगाएगा ये 20 न्यूटन, तो इस पर नॉर्मल भी कितना लगेगा? 20 न्यूटन का। म्यू की वैल्यू मेरे पास 0.2 है, तो म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 20 विच इज़ 4 न्यूटन। तो देखो अगर ये कार ए की एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो ये बॉक्स ए की एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा, है ना। तो इस पर फोर्स कितना आएगा? फोर्स आएगा एम ए पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए कितना आ सकता है? 4 न्यूटन का। तो मैं एम ए इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन पुट करूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एम की वैल्यू कितनी है? 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेकिंग ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर।
इतना वैल्यू है तब तक ये दोनों स्टेशनरी है, यहाँ पे भी 4 का लग रहा है, यहाँ पे भी 4 का लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर पीछे की डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ी यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ गया तो क्या होगा, फ्रिक्शन को ये ओवर पावर करके ये पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा और इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boy of mass 40 kg is climbing a vertical pole at a constant speed. If the coefficient of friction between his palm and the pole is pointed, the horizontal force he is applying on the pole is. देखो ये मेरे पास एक पोल है, इस पे एक ये बॉय है, ये बॉय है, इसको मैं ऐसा ही बॉय दिखता है मेरा बंदर जैसा। ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और ऊपर जा रहा है ये कितने की वेलोसिटी से, अच्छा कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हटा देते हैं। इसका नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, जो इसको नीचे ले जाना चाहता है, बट इसको फ्रिक्शन बता रहा है विच इज इक्वल्स टू म्यू एन। तो म्यू एन को mg के बराबर कर देंगे हम। म्यू की वैल्यू मेरे पास 0.8 है, एन मुझे निकालना है। एम की वैल्यू मेरे पास 40 और इसमें 10 हो गया 400, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, एन के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 0.8, ये हटाओ, ये गया 500 न्यूटन्स। तो कितना आ जाएगा 500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with vertical cross section y is equals to x cube by 6. If the coefficient of friction is इतना, the maximum height above the ground which the block can be placed without slipping is. अभी मैंने आपको बताया that tan theta is equals to mu, ठीक है, tan theta is equals to mu which is 1/2 या 0.5। tan theta क्या हो जाता है dy by dx, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। वैल्यूज जो मैंने पुट करी, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी x क्यूब बाई 6, मैंने इसको जब सॉल्व किया तो यह आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/6। यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है मेरे पास, हाइट पूछा है, तो यानी कि y की ही वैल्यू पूछी है, तो इट इज गोइंग टू बी 1/6। Next is the maximum speed that can be achieved without skidding on a car on a circular bank road of radius r and coefficient of static friction mu is. तो क्या है, ये अनबैंक्ड रोड है, यानी कि ऐसा सा एक रोड है, तो यहाँ पे अंदर जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही mv स्क्वायर बाय आर, यानी कि एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करती हूँ दैट इज गोइंग टू बी म्यू mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मेकिंग ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कॉइन ऑफ मास 10 ग्राम इज प्लेस्ड ओवर अ बुक ऑफ लेंथ इतना, कॉइन इज ऑन द एज ऑफ स्लाइडिंग व्हेन वन एंड ऑफ द बुक इज लिफ्टिंग 10 सेंटीमीटर अप, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द कॉइन इज। देखो इस सिचुएशन को ना ड्रॉ करो, देखो ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, जो ऐसे पड़ी हुई थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस बुक को उठा करके ऐसे टिल्ट किया, कितनी हाइट तक 10 मीटर तक, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर जो भी ले लो, 10 सेंटीमीटर। ये बुक की हाइट क्या थी 50, तो यहाँ पे अगर मैं इसके बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0.2, एंड फॉर स्मॉलर वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, बट टैन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, इसलिए 0.2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज an inclined plane of length 5.60 meter making an angle of 45 degree with the horizontal is placed on a uniform electric field itna, a particle of mass 1 kg and charge itna coulomb is allowed to slide from the rest from the maximum height of the slope. The coefficient of friction is itna, the time taken by the particle to reach the bottom is. इसकी ना सिचुएशन को डिफाइन करो। ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा एक लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बट यू सी हियर, देखो देखो इधर, हाँ एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी लेंथ कितनी है 5.6 मीटर। एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास है 1 kg और चार्ज है 10⁻⁻2 कूलम।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर। म्यू की वैल्यू क्या गिवन है मुझे? म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1। तो इस बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले तो ना इस पे एंगल्स देखो, नीचे जो डायरेक्शन में लग रहा है, अच्छा इसका 45 डिग्री एंगल भी गिवन है मेरे को। तो इसको और बेटर तरीके से हम लोग, ये 45 डिग्री है। सबसे पहले इसके फोर्स बना देते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। आउट डिफाइन करें, नीचे की तरफ लग रहा है म्यू जी कॉस थीटा, सॉरी जी साइन थीटा, जी साइन 45। ऊपर की डायरेक्शन में म्यू, म्यू जी कॉस थीटा, एम ले लो, 1 ही है वैसे भी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है क्यू ई का चार्ज, कितना? क्यू ई का फोर्स विच इज 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाती है? 1। अब इसका नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो इट इज गोइंग टू बी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस दिस ऑल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन जब पूरा कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे वैल्यू निकालो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0। s कितना है मेरा? 5.6 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्सेलरेशन आ गया 5, t का स्क्वायर, t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2.24, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लूंगी तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? √2 विच इज 1.41 सेकेंड्स। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फ्रिक्शन ऑल्सो। अगला हम करने वाले हैं पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो पावर क्या है? कितना काम हुआ है कितने टाइम में। वर्क डन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और एक्स बाई डी क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर के डिमेंशंस हो गए, फोर्स के डिमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा? ml2t-3। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power p. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is। फोर्स निकालना है मुझे, तो फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर मैं लिख सकती हूँ फोर्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो मेरे पास पावर आ गया, पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आ गया फोर्स। अब बस वेलोसिटी भी नहीं है, तो वेलोसिटी में कैसे निकाल सकते हो? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन टी टाइम इज इक्वल्स टू चेंज, वर्क डन कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या आ जाएगा? √2 पी टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स पे रखो, वैल्यू रखो, पी डिवाइडेड बाय √2 पी टी बाय एम। ऊपर गया, इससे ये कटा, इसका अंडर रूट बन गया। ठीक है, तो √p इंटू एम डिवाइडेड बाय 2t। देखें कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा? √, इन्होंने शायद p को k से डिनोट कर रखा है, तो इसको मैं p ले लेती हूँ, एरर है इसमें। लेट्स करेक्ट दिस, मेकिंग ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन सेज water falls from a height of 60 meter at a rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the energy. How much power is generated? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास? 15 kg पर सेकेंड में, किलोवाट में मेरे पास आंसर्स है, तो kg में आई कैन पुट इट। ठीक है, g की वैल्यू 10 हो गई, h की वैल्यू मेरे को 60 मीटर गिवन है, और टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो दिस कम्स आउट टू बी 9000 वॉट। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9 किलोवाट। पर मुझे बोला है कि इसमें से 10% फ्रिक्शनल लॉसेस है। ठीक है, तो नेट पावर जनरेटेड क्या हो जाएगा? 9 किलोवाट
minus 10%, which is equals to 8.1 kilowatt, making option number C as the correct answer. ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ. A motor of power P naught is used to deliver water at a certain rate through a given horizontal pipe. To increase the rate flow of water through the same pipe n times, the power of the motor is increased to P1. P1 is to P naught का रेशो मुझे बताना. लिख के देखते हैं, डिफाइन करते हैं. तो रेट फ्लो होता है, रेट फ्लो इज इक्वल्स टू ए इंटू वेलोसिटी. ए क्या है? एरिया है. ठीक है, अब रेट को और कैसे मैं लिख सकती हूँ? कितनी वॉल्यूम फ्लो हुई है, कितने टाइम में. और मैं पावर को लिख सकती हूँ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, जिसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी भी लिख सकती हूँ. अब इसको अगर मैं वॉल्यूम को लिखूँ मास डिवाइडेड बाय रो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मास डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू ए इंटू वी. वी इज दिस वेलोसिटी. तो मास आ जाएगा रो ए वी. सेम चीज़ को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ. तो पावर इज इक्वल्स टू हाफ एम की जगह मैं लिखूंगी रो ए वी इंटू वी का स्क्वायर. तब पावर क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का क्यूब. दिस मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट फ्लो का क्यूब, मेकिंग ऑप्शन नंबर सी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एन क्यूब का क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. पावर ऑफ अ वाटर पंप, इसका पावर में फॉर्मूला सिर्फ यही है, दिस इज ऑल द फॉर्मूला, बट इसका रीअरेंजमेंट कब कौन सी वैल्यू पर करनी है, किसको कैसे चेंज करना है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट. इज पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट एट g is equals to 10 meter per second square. The amount of water it can raise in 1 minute to a height of 100 meter. इसको भी डिफाइन करो. डिफाइन करते हैं, आ जाओ. पावर मुझे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4. पावर मुझे गिवन है 2 किलोवाट, जिसको मैं 2000 वाट भी लिख सकती हूँ. नाउ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास पावर इनटू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मेरे पास कितना है? 60 सेकेंड्स. दिस इज गोइंग टू बी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, विच इज इक्वल्स टू 120000 जूल. अब वर्क डन क्या हो जाता है? mgh. ठीक है, तो मेरे पास mgh अलग कलर से लिखते हैं. mgh इज इक्वल्स टू 120000 जूल. तो मास की वैल्यू मुझे निकालनी है. g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 120,000. तो मास क्या आ गया? 1200 kg. अब क्योंकि ये वाटर पंप है, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1200 kg को मैं 1200 लीटर भी लिख सकती हूँ. अगर इसमें वाटर की जगह कुछ और होता तो मास को हम डेंसिटी से डिवाइड करते टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ ट्रक ऑफ मास 3000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइंड स्लोप ऑफ 1 in 100 एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. द पावर ऑफ द ट्रक इज. आ जाओ सिचुएशन डिफाइन करते हैं. सबसे पहले सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये इंक्लाइन सरफेस है जिसका स्लोप है थीटा 1 in 100. ठीक है, मुझे बताया स्लो 1 in 100, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/100. मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी. अभी क्या देखना है हमें? एक यहाँ पे ट्रक है, कुछ ऐसा सा ट्रक दिखता है. ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी पावर क्या है? पावर दिखाने के लिए पहले तो मुझे इसकी स्पीड क्या है? इसकी 30 किलोमीटर पर आवर. स्पीड क्या है इसकी? यू है 30 किलोमीटर पर आवर. यू 30 किलोमीटर पर आवर. इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में. इट इज़ गोइंग टू बी 5/18. ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो आ गया 25/3, जिसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 8.33. नाउ पावर इज पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी है विच इज 8.33. अब मुझे इसकी
फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या है, ये जा रहा है ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए था जी साइन थीटा, बट ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये ऊपर एक फोर्स लगा रहा है विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा। एम की वैल्यू गिवन है मुझे 30,000, 30,000, 30,000 इंटू 10, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये गया, तो ये आ गया 3000। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3000, तो मेरे पास पावर की क्या वैल्यू आ गई, पावर इज इक्वल्स टू 25000 watt, which is 25 kilowatt, making option number 25 kilowatt, option number A as the correct answer. Last question देखते हैं. A quarter horsepower motor runs at a speed of 600 rpm, assuming 40% efficiency. The work done is. देखो, सबसे पहले तो मुझे हॉर्स पावर की वैल्यू पता होना चाहिए. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 watt. सॉरी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 watts. तो 1 क्वार्टर बोल रखा है मेरे को, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. 1 क्वार्टर यानी कि 1/4 इंटू 746 विच इज इक्वल्स टू 186.5 watt. नाउ इसकी एफिशिएंसी 40% है, तो 40% ऑफ 186.5 watt, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 74.6 watts. ठीक है, अब मुझे देखना है 600 आरपीएम यानी कि 600 रोटेशंस पर मिनट है, तो 1 रोटेशन कितनी देर में हो रहा है, 1 रोटेशन कितनी देर में हो रहा है, तो देखो 600 रोटेशंस इन 1 मिनट यानी कि 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, डिवाइड बाय 60 कर दो ना, ठीक है, 10 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं पर सेकेंड. तो एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ऑफ द 10 सेकेंड्स. ठीक है, पावर क्या होता है, वो सॉरी वर्क डन बताना ना मुझे, तो वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम विच इज 74.6 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 विच कम्स आउट टू बी 7.46 जाउल, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 ये अर्ग है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड दिस इज हेल्पिंग यू अ लॉट, सो प्लीज लाइक और कमेंट कर दो. एंड कूडोज टू यू कि आप फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, लिटरली अमेजिंग गाइज, अमेजिंग. अब करते हैं हम कोलिजन्स. कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मैंने बताया आपको मोमेंटम कंजर्व रहेगा चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो. ठीक है, दोनों में. इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बट इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. ई, व्हाट इज ई? E is the coefficient of restitution, which is velocity of separation divided by velocity of approach. तो इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू आती है 1 और इन इलास्टिक में आती है 0. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से. पहला क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m, 2m and m respectively. Object A move towards B with speed of 9 meter per second and makes an elastic collision with it. Thereafter, B makes an completely inelastic collision with C. All motions occur on a same straight line. Find the final speed of B. ये क्वेश्चन बिल्कुल भी वन स्टेप में सॉल्व नहीं होगा. कुछ सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं. आ जाओ इसको डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पेज पे. तीन ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, A, B और C. ये सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले ये है मास m, ये है मास 2m और ये है मास m. B के लिए मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है, तो मैं A के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, the object A moves towards B with a speed of 9 meter per second and makes an elastic collision with it.
तो पहले मुझे बी के लिए कुछ डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ए की वेलोसिटी लूँगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड सॉरी, और इसकी यू क्या है 0। इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो 9 m इंटू 9 प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल्स टू m की कुछ v1 वेलोसिटी आएगी और 2m की कुछ v2 वेलोसिटी आएगी, जिसको मैं v भी बोल देती हूँ, यहाँ पे v है। तो vb की वैल्यू आएगी 2m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, तो ये आ जाएगी 6। vb की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, vb इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ गई है 9, इसकी वेलोसिटी आ चुकी है 6, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी इसकी वेलोसिटी, ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन दिखा रहा है, ठीक है। सी बस thereafter B makes a completely inelastic collision with C. All the motions occur on a same straight line. इसकी मुझे वेलोसिटी बतानी है which is V, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में ये ऑब्जेक्ट आया, आगे आया, इसके साथ आएगा और इसके साथ B प्लस सी एक ऑब्जेक्ट बन के आगे की तरफ जाएंगे। तो इस सिचुएशन को डिफाइन करो, आ जाओ। तो 2m इंटू 6 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3m, क्योंकि दोनों B प्लस सी हो गया, दोनों चिपक गए हैं, ठीक है। 3m इंटू वी, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइडेड m से m कट जाएगा एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in the x direction with the speed 2u is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed u. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during collision is close to. Now, this is also a two-step question. आ जाओ, इसको भी एक अलग पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, ये देखो, एक पार्टिकल है मास m का, मूविंग इन द x डायरेक्शन विद इतना वेलोसिटी, इज हिट बाय अनदर पार्टिकल इन द y डायरेक्शन, इनइलास्टिक है। आ जाओ, सबसे पहले तो सिचुएशन डिफाइन करते हैं। एक पार्टिकल था जो कि x के डायरेक्शन में मूव कर रहा था और एक पार्टिकल है जो y के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास क्या है m, स्पीड क्या है 2u, इसका मास क्या है m, स्पीड क्या है 2u, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ चिपक जाते हैं, 2m का मास बन जाता है, ठीक है, और ये दोनों एक साथ मूव करने लग जाते हैं विद सम वेलोसिटी v। आ जाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं सबसे पहले तो 2mu प्लस 2mu, वैसे लिखो 2mu in the x direction plus 2mu in the y direction is equals to momentum initial velocities के साथ। तो मेरा मोमेंटम का रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 2mu का स्क्वायर प्लस 2mu का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2mu। सो दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम। मेरा फाइनल मोमेंटम आएगा 2m का मास v की वेलोसिटी से जा रहा है, इसको मैं इक्वेट कर दूंगी 2 अंडर रूट ऑफ 2mu के साथ, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2u। अब हम लगाएंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, सॉरी वी मेड अ मिस्टेक, देखो इसको रेक्टिफाई करते हैं, ज़्यादा एरर्स नहीं है। यहाँ पे 3m का मास आएगा, मैंने आपको बताया 3m का आया था, 2m का मास था, u की वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3m का मास, यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगी तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3u। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो पहले वाले की आएगी हाफ m का मास 2u की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस दूसरे वाले का हाफ 2m का मास u की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी, सो दिस इज गोइंग टू बी 2mu स्क्वायर प्लस
ये जाएगा 2 से 2 जाएगा, ये जाएगा mu². सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 3mu². फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते आ जाओ. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज गोइंग टू बी हाफ 3m का मास 2√2u डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर. So this is going to be 3 into 3m into 4u divided by 9. इससे ये बच जाएगा 3, which is going to be 4mu² by 3 फाइनल. तो इसमें डिफरेंस कितने का आ गया? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 5/3 mu². अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, so that is going to be delta kinetic energy divided by kinetic energy initial, which is going to be 5/3 mu² divided by 3 mu². इसको सॉल्व करोगे मिलेगा 5/9 mu², जो कि परसेंटेज में आएगा approximately 56%, making option number 3 as the correct answer. The next question is, in a linear collision, ना पावर और कोलिजन वाले क्वेश्चंस ना अच्छे से कर ले पाए एक बार अपन, ठीक है. नेक्स्ट पेज पर जा करके अगेन विल बी डूइंग दिस. In a linear collision, in a collinear collision, a particle with an initial speed u0 collides with another stationary particle of the same mass. If the final kinetic energy is 50% greater than half the original kinetic energy, the magnitude of relative velocity between the two particles is. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m u0 का स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ से 50% बढ़ी है, यानी कि 3/2 है, तो 3/2 m u0 का स्क्वायर. तो अगर मैं दोनों मासेस की फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 मानूं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 m mu0 का स्क्वायर. m और हाफ ऑफ को काट देंगे तो m v1 स्क्वायर, सॉरी m तो काट दिया ना, सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3u0 का स्क्वायर. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, तो m का मास u0 की वेलोसिटी से जा रहा था प्लस दूसरा m का मास 0 पे था इज इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2. m काट दो तो u0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2. स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यह जाएगा u0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2v1 v2. v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर यहाँ से मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो u0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3u0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे ना एक 1/2 और आएगा, तो ये आएगा 3/2. 3/2 वैल्यू पुट करो प्लस 2v1 v2, तो 2v1 v2 इज इक्वल्स टू माइनस mu0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 माइनस v2, उसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2. वैल्यू पुट करो, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर था 3mu0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2v1 v2 था माइनस का mu0 स्क्वायर बाई 2. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2mu0 का स्क्वायर v1 माइनस v2 का स्क्वायर, तो v1 माइनस v2 आ जाएगा √2mu0. डिफिकल्ट थोड़ी सी u0, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था. सो ऑप्शन नंबर ए गिविंग यू द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है. दो इक्वल मास है m1 और m2 मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज +3 and -5 रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली. देयर वेलोसिटी, अगर सेम मास की दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गिविंग यू द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical balls A and B have velocities this much and this much respectively and collide elastically in one dimension.
द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली। तो पहले मुझे बी की बतानी है, यानी कि बी की वेलोसिटी हो जाएगी जो पहले ए की थी, विच इज 0.8। एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m moving eastward with speed v collides with another particle of same mass moving northward with same speed v. The two particle collides on collision. The new particle of mass 2m will move in northeasterly direction with the velocity. इसको ना डायग्राम से सॉल्व करना बताती हूँ मैं आपको। देखो ये बहुत अच्छा, अगर आपको डायग्राम से सॉल्व करना आ गया, यू विल बी सॉर्टेड। एक बॉडी है प्लस एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है एम मास का, कितनी वेलोसिटी से, बी की वेलोसिटी से। दूसरा आ रहा है यहाँ से एम मास का वी की वेलोसिटी से। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा डायरेक्शन के साथ में √2mv। पता है ना हमें 90 डिग्री पे कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √2। अब ये 2m का मास चला जाएगा ऐसे बी डैश की वेलोसिटी से, तो इसको इक्वेट कर दो। √2mv इज इक्वल्स टू 2m का मास v डैश की वेलोसिटी से जाएगा, तो v डैश आ जाएगा v डिवाइडेड बाय √2, मेकिंग ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना आ जाए ना, दिस इज दी बेस्ट। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इनमें तो कुछ में कैलकुलेशंस थी, बट यहाँ पे आप बहुत इजीली विदाउट एनी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कोलिजन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से जाके लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट कर दो मेरे लिए, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। तो गाइज पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। कूडोज टू ऑल ऑफ यू अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, क्योंकि हर कोई ये सब नहीं कर पाता है। स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, बट एंड तक आना इज समथिंग ओनली अ चैम्पियन कैन डू। हमने 34 टॉपिक्स में से 8 हाई यील्ड्स टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है इतने सारे क्वेश्चंस की हेल्प से। यू कैन सी वी हैव डन सो मच, थियोरी, क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी हैव डन। एंड इफ़ यू वांट कि पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो पार्ट 2 विद हार्ट। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर आपको अपना इनपुट देना हो तो वो भी यू कैन गिव, और यू कैन लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। आपको कुछ भी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप सिर्फ कमेंट करो एंड यू विल गेट इट। चैनल पे और भी बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस, कंप्लीट केमिस्ट्री इन 90 मिनट्स एंड मच मोर। तो जल्दी से जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। मिलके फोड़ते हैं।